अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है सिंपल पेंडुलम और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। इसमें से जो चीज़ आपने ड्राइव करनी है मेनली वो आपके पास है टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड की डेरिवेशन से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। आपके सामने सिंपल पेंडुलम अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो सिंपल पेंडुलम में सबसे पहले ये एक आती है फ्रिक्शनलेस स्पॉट। ये आपके पास स्पॉट है जो कि फ्रिक्शन लेस है। इस फ्रिक्शन लेस स्पॉट के बाद एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होती है। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग और ये आपके पास हैवी मेटेलिक बॉब होती है। ये आपके पास कंपोनेंट्स हैं सिंपल पेंडुलम के। अगर मैं बात करूं सिंपल पेंडुलम की लेंथ की तो वो दो चीज़ों की इक्वल होती है, लेंथ ऑफ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ दिस हैवी मेटेलिक बॉब और हैवी मेटेलिक मैस। अब ये जो बॉब कंसीडर किया है या हमने मैस कंसीडर किया, ये इन एक्चुअल किस तरह से होता है आपने याद रखना है। इन एक्चुअल ये जो हैवी मेटेलिक बॉब, इसको अगर मैं इधर लिख दूं कि ये हैवी मेटेलिक बॉब है, इन एक्चुअल होता क्या है, इसका जो साइज है मेटेलिक मैस का, जब मेटेलिक बॉब का, ये साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, लेकिन इसका जो मैस होता है, इसमें जो मैस कंसंट्रेटेड होता है वो मैस बहुत ज़्यादा होता है। मतलब छोटा साइज है लेकिन मैस इसका क्या होता है, मेटेलिक होने की वजह से मैस इंक्रीज कर जाता है। अब इनिशियली ये अपनी मीन पोजीशन ओ के ऊपर मौजूद है। ये वाली जो पोजीशन इसकी है, इसकी मीन पोजीशन है ओ। मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगाता हूँ और वो कहाँ पे मूव करके चला जाता है, एक एक्सट्रीम पोजीशन ए के ऊपर मूव करके चला जाता है। अब ए से इसको मैं जब लीव करता हूँ तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से दोबारा ओ पे आएगा। ओ पे अपने इनर्शिया की वजह से रुकेगा नहीं, बल्कि सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन ए डैश की तरफ ये क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे एक लम्हे के लिए रुकेगा और वापस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ओ पे आएगा। ओ पे इनर्शिया की वजह से नहीं रुकेगा और दोबारा ए की तरफ मूव कर जाएगा। इस तरह ये मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो अपनी मोशन को जारी रखेगा। इस तरह की जो मीन पोजीशन के गिर्द टू एंड फ्रो मोशन है, इस टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या नाम दे देते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम दे देते हैं। अब इनिशियली क्या है, इनिशियली मैंने बोला ये ओ के ऊपर मौजूद है, तो इस मेटेलिक बॉब का कुछ वेट भी तो होगा, W इज इक्वल टू एम जी। वो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है और इस स्ट्रिंग में टेंशन वर्टिकली अपवर्ड होती है। ये वेट और टेंशन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो बॉब में किसी किस्म की मोशन नहीं होती। लेकिन जब ये यहाँ पे आ जाती है, जैसे ही ये मूव करके इस पोजीशन पे आई, जिसको मैंने एक्सट्रीम पोजीशन का नाम दिया, क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे आते ही जी यहाँ पे इस बॉब का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन मुझे पता है टेंशन इन स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में है, तो क्या ये वाला वेट इस टेंशन को कैंसिल कर रहा है? ऐसा नहीं है। मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि वेट टेंशन को कैंसिल नहीं कर रहा। इस चीज का मतलब कंप्लीट वेट टेंशन को कैंसिल नहीं कर रहा, लेकिन उसका एक कंपोनेंट हो सकता है जो टेंशन को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। वो कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, देखिए जो एंगल थीटा ये बन रहा है वेट और इसके दरमियान, वही इसको मैं अगर इधर एक्सटेंड कर दूं, आपको नजर आ रहा है सेम वही वाला थीटा, जो एंगल इधर बन रहा है विद वर्टिकल, वही एंगल विद वर्टिकल इधर ले लिया थीटा। अब मुझे पता है थीटा के सामने जो कंपोनेंट बनेगा वेट का, वो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू एम जी साइन ऑफ थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा बन जाएगा, ये बनेगा एम जी कॉज ऑफ थीटा। अब एम जी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में है, टेंशन उस डायरेक्शन में है। टेंशन और एम जी कॉस थीटा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। मैं इधर लिख देता हूं टी एंड एम जी कॉस थीटा कैंसल्स ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो फिर रीस्टोरिंग फोर्स का रिस्पॉन्सिबल कौन सा कंपोनेंट हुआ, ये कंपोनेंट हुआ एम जी
साइन थीटा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जब भी मोशन मेरे पास होगी कौन सी, सिंपल पेंडुलम की एसएचएम, उसमें रीस्टोरिंग फोर्स का रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, एम जी साइन थीटा। रीस्टोरिंग फोर्स किस वजह से होती है, ये एमसीक्यू में भी आता है। रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, एम जी साइन ऑफ थीटा। एक चीज तो आपने यहां से ये याद रखनी है, लेकिन ये कब है, जब एंगल विद वर्टिकल है। फॉर एग्जांपल एंगल विद हॉरिजॉन्टल होता तो फिर रीस्टोरिंग फोर्स के कंपोनेंट्स की वैल्यूज चेंज हो जाती। अब क्या बन जाता, इस जगह पे एम जी कॉस थीटा आता और इधर एम जी साइन थीटा आता। लेकिन जब तक आपकी एफएससी लेवल की एंगल विद वर्टिकल है, रीस्टोरिंग फोर्स का रिस्पॉन्सिबल वेट ही है, लेकिन वेट का कौन सा कंपोनेंट है, एम जी साइन थीटा। एक चीज तो आप लोगों ने यहाँ से ये वाली याद रखनी है। क्लियर हो गई बात ये। नाउ मुझे पता है बॉडी ने यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट भी तो कवर किया है, ये बनती है ओ से ए तक डिस्टेंस, या ए बी कह ले। ये डिस्टेंस इसका कितना बनता है, आर्क लेंथ यूजुअली होता है ये डिस्टेंस बॉडी का एक्स है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और इस मोशन का जो एम्पलीट्यूड होता है वो एक्स नॉट के इक्वलेंट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ रीस्टोरिंग फोर्स और नेट फोर्स में रिलेशनशिप, तो मैंने फोर्स इधर अप्लाई की, चूंकि एयर रेजिस्टेंस हम इंक्लूड नहीं कर रहे, तो मुझे पता है एयर फ्रिक्शन को अगर मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं तो मेरी जो नेट फोर्स है और जो रीस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मुझे साइन थीटा की वजह से लग रही है, इक्वल और ऑपोजिट होंगी। तो मैं क्या लिखूंगा, जो मेरी नेट फोर्स है वो एग्जैक्टली इक्वल है किस चीज के, रीस्टोरिंग फोर्स के, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नेट फोर्स बराबर होती है एम ए के, और रीस्टोरिंग फोर्स बराबर है माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा के, माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। ये m को m से कैंसिल कर दें तो a किस चीज के इक्वल आ गया, a आ गया माइनस जी साइन ऑफ थीटा। अब अगर मैं थीटा की वैल्यूज को स्मॉल कर देता हूं, फॉर एग्जांपल साइन जीरो पे, थीटा जीरो है, साइन जीरो जीरो, थीटा इक्वल टू 1 करता हूं, बहुत थीटा इज इक्वल टू 0.000 समथिंग करता हूं, तो आपके पास साइन थीटा का आंसर भी 0.00 समथिंग आएगा। थीटा इज इक्वल टू 0.0003 कर देता हूं तो अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा का आंसर भी इतना ही आएगा। मतलब जब थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा की वैल्यूज क्या है, बहुत ज्यादा छोटी है, तो फिर साइन थीटा की वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली किसके आती हैं, उसी के इक्वल आती हैं। तो इफ यहां पे अगर मैं ये कर दूं, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, देन थीटा स्मॉल हो जाएगा, तो फिर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा साइन थीटा का जो भी आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा थीटा के। तो इस इक्वेशन को मैं चेंज कर सकता हूं, फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, a इज इक्वल टू माइनस जी थीटा। ए किस चीज के इक्वल आएगी, माइनस जी थीटा के इक्वल आएगी। नाउ थीटा मुझे पता ये है, और ये थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो बराबर होता है आर्क लेंथ ओवर रेडियस, एज थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस। अपने केस के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करते हैं जी, थीटा आर्क लेंथ किस चीज के इक्वल है, ये है, यहां से लेके यहां तक एक्स के इक्वल है, और रेडियस क्या चीज है, इन एक्चुअली इसकी होल मोशन लूंगा तो वो सर्कुलर टाइप बनेगी, तो रेडियस तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू एल। तो थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय एल। इक्वेशन एक्सेलरेशन की क्या बन गई, एक्सेलरेशन आ गया माइनस जी थीटा की जगह एक्स बाय एल। इसको कह लें आपके पास दिस इज द एक्सेलरेशन फॉर सिंपल पेंडुलम, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये आपके पास सिंपल पेंडुलम का एक्सेलरेशन है। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हमने पढ़ा हुआ है, हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक्सेलरेशन क्या होता है। नाउ a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हम पढ़ के आ चुके हैं फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया जा सकता है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बनेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस जी
एक्स बाय एल। कैंसल आउट क्या होता है, माइनस और ये एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय एल बाकी रह गया। मुझे ओमेगा स्क्वायर से कंसर्न ही नहीं है, मुझे तो ओमेगा चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ओमेगा किस चीज के इक्वल आ गया, जी बाय एल का स्क्वायर रूट। इसको कह लें क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मुझे ओमेगा भी नहीं चाहिए, मुझे तो टाइम पीरियड चाहिए। हमने पढ़ा हुआ है जो ओमेगा है, एज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। तो टी किस चीज के इक्वल आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। टी इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई बाय ओमेगा। इसको जरा ऊपर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। टी इज इक्वल टू, यहां से टी किस चीज के इक्वल आ जाएगा, टी इक्वल आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। जस्ट आप वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पे, टी इज इक्वल टू 2 पाई, और ओमेगा वाली वैल्यूज को मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ 1/√g बाय एल। ये वाली वैल्यूज ऊपर जाएंगी तो क्या होंगी, टी इज इक्वल टू 2 पाई, ऊपर जाके उल्टे हो जाएंगे और मल्टीप्लाई भी √L बाय जी। ये फार्मूला है आपके पास टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्या कंक्लूजन्स हम निकाल रहे हैं इस फार्मूले से, अब इस फार्मूले की कंक्लूजन्स देखते हैं। पहली कंक्लूजन जो मुझे मिल रही है वो ये मिल रही है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम के। ठीक है, पहला है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ। इस चीज का मतलब अगर इसी इक्वेशन को यूज करता हूं तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L, या दोनों तरफ स्केयर ले लें, दोनों तरफ स्केयर लूंगा तो क्या बन जाएगा, टी स्केयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। पहली कंक्लूजन ये है कि आपके पास टाइम पीरियड लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। किस तरह, स्केयर रूट ऑफ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या टी स्केयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। अब मुझे पता है ये लेंथ चेंज हो सकती है, क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो थी उसमें मेटेलिक बॉब का रेडियस भी इंक्लूड था, मैंने शुरू में बताया था। और टेम्परेचर चेंज करने से ये मेटेलिक बॉब कंट्रैक्ट भी कर सकती है, एक्सपेंड भी कर सकती है, इसका वॉल्यूम कम या ज्यादा हो सकता है। इस चीज का मतलब इसमें एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन है। तो लेंथ तो वेरी होती है विद टेम्परेचर, तो टाइम पीरियड ऑफ दी सिंपल पेंडुलम विद चेंज इन टेम्परेचर भी क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। लेकिन इन एक्चुअल चेंज इन टेम्परेचर से जो फैक्टर चेंज होता है वो कौन सा फैक्टर चेंज होता है, वो लेंथ का फैक्टर चेंज होता है। तो आप लोगों ने याद रखना है डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर टाइम पीरियड जो होगा सिंपल पेंडुलम का वो भी क्या करेगा, वेरी करेगा। अब एंट्री टेस्ट में एमसीक्यू क्या आया था, एंट्री टेस्ट में एमसीक्यू ये आया था कि हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर किसके ऊपर टाइम पीरियड ज्यादा होगा। अब हाई टेम्परेचर के ऊपर लेंथ इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड ने टेम्परेचर एक्सपेंड करने, लेंथ इंक्रीज हो गई, तो हाई टेम्परेचर पे टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम पीरियड भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर के ऊपर पेंडुलम का टाइम पीरियड ज्यादा होता है। टाइम पीरियड ज्यादा होने का मतलब ये होता है स्लो डाउन हो जाता है। एट हाई टेम्परेचर मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम स्लोस डाउन, वो स्लो डाउन हो जाती है। दूसरी चीज, लो टेम्परेचर पे कंट्रैक्शन हो जाती है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, कंपैरेटिवली कम होता है। ये चीज आपने पहली चीज यहां से ये याद रखनी है। दूसरी चीज, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब है डिफरेंट एल्टीट्यूड्स के ऊपर, डिफरेंट हाइट्स के ऊपर जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। कराची और मरी का कंपैरिजन कर लेते हैं। कराची में जी की वैल्यू ज्यादा होती है, कराची में जी की वैल्यू ज्यादा, टाइम पीरियड कम। मरी में जी की वैल्यू कम, टाइम पीरियड ज्यादा। सेम सिंपल पेंडुलम है, कराची या मरी में आपसे पूछा जाए कहाँ पे उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, कराची में जी की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से उसका टाइम पीरियड कम, मरी में जी की वैल्यू कम है, टाइम पीरियड ज्यादा, तो मरी में टाइम पीरियड ज्यादा, कराची में टाइम पीरियड कम। पहली चीज ये, कराची में टाइम पीरियड कम होने का मतलब ये बनता है कि कराची में उसकी स्पीड ज्यादा होती है और मरी में पेंडुलम की स्पीड क्या होती है? कम होती है। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ अर्थ की, सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। एग्जैक्टली जी की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। तो सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर सिंपल पेंडुलम में नो स्विंग, किसी किस्म की स्विंग्स जनरेट नहीं होती। रीजन क्या है? सेंटर ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो ये वाली बात भी आपने यहाँ पे याद रखनी है। थर्ड, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैन नॉट बी टेकन एज टाइम स्टैंडर्ड। अब क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में एक्चुअली ये पूछा हुआ है, पूछा ये जाता है कि सिंपल पेंडुलम को आप एज अ टाइम स्टैंडर्ड ले सकते हो? रीजन है हम नहीं ले सकते, वजह मैंने बता दी, टेम्परेचर के साथ लेंथ में चेंज हो जाती है, डिफरेंट हाइट्स के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाता है। अभी तो हमने एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट किया हुआ, इन एक्चुअल डेली लाइफ कंडीशन में एयर रेजिस्टेंस भी मौजूद होती है, उस रेजिस्टेंस की वजह से भी इसका टाइम पीरियड चेंज हो जाता है, क्योंकि टाइम पीरियड फ्लक्चुएट कर जाता है, इसलिए इसके टाइम पीरियड को हम एज अ टाइम स्टैंडर्ड कंसीडर नहीं कर सकते। कंक्लूजन नंबर 4, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is independent of mass। आप मैस को चेंज कर दोगे तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का चेंज नहीं होगा, उस पर किसी किस्म का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिफ्थ, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। इस चीज का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको पोजीशन ए पे लेके जा रहा हूं, मैं इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देता हूं, ज्यादा डिस्टेंस कवर करवाता हूं, फिर भी उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा? जो पहले था वही रहेगा। मतलब एम्पलीट्यूड चेंज करने से पेंडुलम के टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी कैसे लिखोगे? द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम is given by f is equal to 1 by 2 pi स्क्वायर रूट g by l। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम फाइंड करने का फॉर्मूला है। देन सेकंड पेंडुलम क्या होता है? सिर्फ इसके मैं क्विकली कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देता हूं, आप लोगों ने याद रखना है। जो सेकंड पेंडुलम है ये एक ऐसा पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स होता है, ये इसकी डेफिनेशन। अ पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड इक्वल टू 2 सेकंड इज कॉल्ड सेकंड पेंडुलम। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 बाय टी, ये होती है 1 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज। एमसीक्यू में आता है सेकंड पेंडुलम की लेंथ कितनी होती है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 99.2 सेंटीमीटर लेंथ होती है। लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम इज 99.2 सेंटीमीटर। देन आपसे अगर ये कह दिया जाए कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम बिकम्स 2l, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? तो आप लोगों ने याद रखने, नेक्स्ट टाइम पीरियड बनेगा वो बनेगा स्क्वायर रूट 2 टाइम्स टी।
इफ लेंथ इज इक्वल टू 4L देन टाइम पीरियड इज एग्जैक्टली डबल। तो इस तरह की कुछ चीजें आप लोगों ने याद रखनी है जो आपसे एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है। इंशाल्लाह बाकी जो डिस्कशन इससे रेलिवेंट है हम नेक्स्ट आर्टिकल में उसके साथ इसको डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग आप पूछ सकते हैं।